हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा, स्पेशल एजुकेटर। तो दोस्तों, जो हमने 21 डिसेबिलिटी की सीरीज़ चला रखी है, उसी क्रम में अपना नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके निवारण क्या क्या हैं, और पूरी तरीके से एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एक पूरी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस बीमारी के बारे में। तो जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह का रोग है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी तंत्रिकाओं का आवरण प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक खोल को नुकसान पहुंचती है। इससे होने वाली माइलिन की क्षति, आप ये छाती नहीं है दोस्तों, क्षति है, ठीक है। इससे होने वाली माइलिन की क्षति आपके दिमाग और आपके शरीर के बाकी हिस्सों के बीच स्थापित होने वाले तालमेल को बाधित करती है। अंततः इससे आपकी नसें स्वयं खराब हो सकती हैं, जिनका ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि हमारी नसों के ऊपर एक परत होती है जिसको हम लोग माइलिन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इस बीमारी में, मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा बताता हूँ कि इस बीमारी के अंदर जो हमारी नसों के ऊपर जो परत होती है उसको नुकसान पहुँचता है, उसको क्षति होती है, जिसके कारण हमें इस तरह की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्रकार का जो तार होता है, अगर तार के ऊपर प्लास्टिक की परत ना हो तो वो तार कितनी खतरनाक हो जाएगी। वो तार शॉर्ट सर्किट होगा, उस तार के अंदर वो तार किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सेम यही स्थिति हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान हो जाती है। तो चलिए अगले स्लाइड को समझते हैं। इसके संकेत और लक्षण व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। यह क्षति की मात्रा के आधार पर नसों को प्रभावित करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से गंभीर रूप से पीड़ित कुछ लोग स्वतंत्र रूप से या पूरी तरह से चलने की क्षमता खो देते हैं, जबकि कई लोग इससे होने वाली समस्याओं से तब तक बच सकते हैं जब तक उनमें कोई नया लक्षण विकसित ना हो। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है ये। रिप्लेसिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको शॉर्ट में RRMS कहा जाता है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम प्रकार है। RRMS से ग्रस्त लोगों को स्थायी रूप से यह बार बार होता है। अगले प्रकार की चर्चा करते हैं, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SPMS, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं SPMS, में समय के साथ लक्षण अधिक तेज़ी से खराब हो जाते हैं। अधिकांश लोग जो RRMS से ग्रस्त होते हैं उन्हें SPMS भी हो जाता है। चलिए अगले प्रकार की चर्चा करते हैं, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, PPMS। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का यह प्रकार बहुत आम नहीं है। यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों में से लगभग 10% लोगों में होता है। इसमें बार बार शुरुआत से ही लक्षण धीरे धीरे खराब होते हैं और यह बार बार नहीं होता। अगले प्रकार की चर्चा करते हैं, प्रोग्रेसिव रिप्लेसिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, PRMS। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक दुर्लभ रूप है। PRMS में शुरुआत से लगातार लक्षण खराब होते जाते हैं और बार बार होता है, इसमें राहत नहीं मिलती। आई होप कि आपको चारों प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें आगे काम करने की ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।
और आपके लिए इसी प्रकार से रिहैबिलिटेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहें। तो अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रभावित तंत्रिका के फाइबर के स्थान के आधार पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण भिन्न होते हैं। एक या अधिक अंगों में कमजोरी या शून्य होना, जो आमतौर पर एक समय में शरीर के एक तरफ होती है। नेक्स्ट, दृष्टि का आंशिक या पूर्ण नुकसान, आमतौर पर एक समय में एक आँख में अक्सर आँखों की गतिविधियों के दौरान दर्द होना। नेक्स्ट, एक से अधिक दिखना या दृष्टि में धुंधलापन। नेक्स्ट, शरीर के हिस्सों में झुंझुनी या दर्द, कुछ अंदर की गतिविधियों के दौरान बिजली के झटके जैसे सनसनी, विशेष रूप से गर्दन को आगे झुक आते समय कंपन, समन्वय की कमी या अस्थिर चाल, अस्पष्ट बोलना, थकान, चक्कर आना, आंत्र और मूत्राशय की समस्याएं। क्योंकि ये नसों से संबंधित समस्याएं हैं तो आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी एसोसिएट कर पा रहे होंगे कि अगर हमारी नसों को अगर दिक्कत हो जाए, यानी कि हमारा सप्लाई सिस्टम ख़राब हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रभावित होने लगेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारणों की बात कर लेते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी अज्ञात है। इसे एक स्वरपति रंजित बीमारी माना जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ये एक स्व मतलब अपने आप उत्पन्न होने वाली बीमारी है, यानी कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा भी हो सकता है और जो हमारा हेरिडेटिकल फैक्टर है उसके द्वारा भी ये बीमारी हमें हो सकती है, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी तंत्रिकाओं का आवरण प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक खोल को नुकसान पहुंचाती है। माइल इनकी तुलना बिजली की तारों की सुरक्षात्मक परत से की जा सकती है। जब माइलिन को नुकसान पहुंचता है और तंत्रिका खुल जाती है तो उस तंत्रिका में आने वाले संदेश धीमे या अवरुद्ध हो सकते हैं। तंत्रिकाओं को नुकसान हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों विकसित होता है और दूसरे को नुकसान आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जोखिम के कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे कि जोखिम बढ़ सकता है, चलिए समझते हैं। उम्र, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह 15 से 60 वर्षों तक की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। ये एज याद रखिएगा, 15 से 60 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग की बात करते हैं। पुरुष के मुकाबले महिलाओं को मल्टीपल स्क्लेरोसिस विकसित होने की संभावना दोगुनी होती है। कुछ चंद बीमारियों में से ये एक बीमारी है जो महिलाओं को ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के एज़ कम्पेयर टू पुरुषों के मुकाबले। वैसे ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी हमारे साथी रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की, सीटेट के लिए या डीएसएसबी के स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, या फिर जिस भी राज्य के अंदर वो हैं और वहाँ पर स्पेशल टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि कभी भी जब डिजीज़ की बात आती है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक दो डिसीज़ और हैं, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। उनको छोड़ के बाकी ज़्यादातर आपको पुरुषों को संभावना ज़्यादा होती है विकलांगता से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पारिवारिक इतिहास। यदि आपके माता पिता या भाई बहनों में से किसी एक को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आपको भी इसका विकास होने का उच्च जोखिम रहता है। संक्रमण, विभिन्न प्रकार के वायरस से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। स्वप्रतिरक्षी प्रयोग, यदि आपको थायराइड टाइप 1, शुगर या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का अधिक जोखिम है। धूम्रपान करने वाले में इसके लक्षण अपेक्षाकृत जल्दी नज़र आते हैं। आपने स्ट्रोक की समस्या के बारे में भी सुना होगा, धूम्रपान करने वाले लोगों को स्ट्रोक की समस्या भी हो जाती है। ये भी कुछ कुछ उस तरह की समस्या से मिलता जुलता रोग है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी अच्छे सुझाव हैं, जो भी आप चाहते हैं कि और बेहतर हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए स्वागत योग्य हैं
आप हमें सुझाव देंगे तो हम ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यदि प्रश्न है आपके कोई भी तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बचाव कैसे हो सकता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत को रोकने का कोई ज्ञात कारक नहीं है। इसके ग्रस्त लोग कुछ तरीके से अपने लक्षणों को प्रतिबंधित किया और कम कर सकते हैं। पोषक तत्वों की खपत में परिवर्तन, एलर्जी करने वाले पदार्थों का सेवन ना करना, परिष्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज और पूरक लेना व्यायाम करना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का परीक्षण। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान करने के लिए आपके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, चिकित्सा इतिहास और अन्य परीक्षणों की आवश्यकता होगी। एमआरआई स्कैन डाई के उपयोग से एमआरआई आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सक्रिय और निष्क्रिय घावों का पता लगाने में सहायता करता है। इवोक पोटेंशियल परीक्षण, इसके लिए आपके मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए नसों के मार्गों की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा काफ़ी कुछ। पंक्चर स्पाइनल टैब, आपकी रीढ़ की हड्डी में मान्यताओं को देखने के लिए आपके डॉक्टर, मान्यताओं नहीं है, इसकी जांच के लिए आपके डॉक्टर इस परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। यह संक्रमण रोग के निदान करने में मदद करता है। रक्त परीक्षण, इसी तरह के लक्षणों वाले अन्य सामान्य स्थितियों के वाहन को ख़त्म करने के लिए रक्त परीक्षण का उपयोग करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान के लिए आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या नेत्र संबंधी नसों में से किसी एक अधिक क्षेत्रों में अलग अलग समय पर किसी तंत्रिका के माइलिन आवरण का नसों से अलग होने के प्रमाण की आवश्यकता होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज, पिछले स्लाइड में ही हम बता चुके हैं कि इसका इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उपचार किए जाएं तो इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम इलाज होता है दवा की खुराक लोगों के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि दवाई लेना। रोगी को यह दवा साप्ताहिक, मासिक तौर पर लेनी होती है। इस इलाज की प्रभावशीलता मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आरआरएमएस, पीआरएमएस से ग्रस्त लोगों को ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि यह बार बार ना हो। पीएमएस और एसपीएमएस से ग्रस्त लोगों को दवाओं से कम असर होता है। इनसे ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग कुछ लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। पीएमएस और एसपीएमएस से ग्रस्त लोगों को डॉक्टर से रोजाना व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने, शारीरिक थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। बायोटीन, एक विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना कारगर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जटिलताएं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों को निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती हैं। मांसपेशियों में कठोरता आने पर, आमतौर पर पैरों में पैरालिसिस होने की समस्या, यौन संबंधी कार्यों की समस्या, मानसिक परिवर्तन जैसे भूलना, मनोदशा में परिवर्तन, डिप्रेशन, मिर्गी आदि। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कोर्सोलॉजी हब के साथ, और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ आप बुक्स की स्टडी भी करें ताकि आपको इसकी और डेप्थ और अच्छी नॉलेज होती रहे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर डिसेबिलिटी के हर एक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो के अंदर बहुत छोटे से में समराइज़ करके आपके लिए ले जाया जाए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए कोर्सोलॉजी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारा काम बहुत अच्छा लगता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।